हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो बच्चे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अर्थात इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाना नहीं जानते हैं। जब हाई स्कूल अर्थात 10th से जब आप 11th में आते हैं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आप लोगों के सामने यही होती है कि आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज़्यादातर स्टूडेंट नहीं बना पाते हैं। आज की इस वीडियो को आप शुरुआत से लास्ट तक देखिएगा, बीच में कट मत करिएगा। आप एकदम फर्राटेदार तरीके से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना सीख जाएंगे। जो तरीका हम आपको बताने जा रहे हैं उस तरह से आप जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे तो बहुत अच्छी तरीके से आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना सीख पाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अर्थात इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल्स, यानी कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का जो वितरण है, कक्षकों में हम इलेक्ट्रॉनों को कैसे वितरित करते हैं, तो उनका जो वितरण है, उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, उसे ही हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अर्थात इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। और ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का तरीका किसने दिया? बोहर नाम के वैज्ञानिक ने दिया। बोहर, ध्यान देंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अर्थात इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अर्थात इलेक्ट्रॉनों के वितरण की सबसे पहली योजना बोरबरी के द्वारा दी गई, लेकिन बाद में बोहर ने एक बिल्कुल सटीक और सही इलेक्ट्रॉनों के वितरण का तरीका बताया और उन्होंने बोहर ने एक नियम दिया, ऑफ-बाउ नियम। ऑफ-बाउ नियम, ऑफ-बाउ नियम, ऑफ-बाउ ऑफ-बाउ रूल, ऑफ-बाउ नियम। कई लोग यहाँ पर कंफ्यूज रहते हैं, बहुत सारे लोग लिखा देते हैं ऑफ-बाउ का नियम, और बहुत सारे स्टूडेंट्स भी यही जानते हैं कि ऑफ-बाउ एक साइंटिस्ट थे और जिन्होंने ये नियम दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, ऑफ-बाउ कोई साइंटिस्ट का नाम नहीं है, ये नियम बोहर ने दिया। ऑफ-बाउ नियम उन्होंने क्यों नाम रखा इसका? क्योंकि ऑफ-बाउ जर्मन भाषा का शब्द है। ध्यान देंगे, जर्मन भाषा का शब्द है और जिसका अर्थ क्या होता है? रचना या निर्माण करना, बिल्डअप। रचना या निर्माण करना, रचना या निर्माण करना अर्थात बिल्डअप। तो इसका अर्थ होता है ऑफ-बाउ का रचना या निर्माण करना अर्थात बिल्डअप करना। तो चूंकि हम इस नियम के द्वारा तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते हैं, यानी तत्वों में इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन समझाते हैं, तत्वों में इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से हुआ है, तो उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की रचना की जाती है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का निर्माण किया जाता है, इसलिए हम इस नियम को ऑफ-बाउ नियम कहते हैं। ऑफ-बाउ कोई साइंटिस्ट नहीं थे। ठीक है, ये नियम दिया गया किसके द्वारा? बोहर के द्वारा। ठीक है, ये बात बहुत ध्यान से सुन लीजिए, बहुत सारे लोगों इस बात को लेकर के कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, ऑफ-बाउ नियम बोहर ने दिया, ये कोई साइंटिस्ट नहीं थे। ठीक है, लेकिन बहुत सारे लोग इनको साइंटिस्ट मानते हैं, ऑफ-बाउ नियम की जगह पे ऑफ-बाउ का नियम बोल देते हैं कि ऑफ-बाउ ने ये नियम दिया। ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ऑफ-बाउ जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है रचना या निर्माण करना। ये नियम बोहर के द्वारा दिया गया ऑफ-बाउ नियम, उन्होंने इसीलिए इसका नाम ऑफ-बाउ नियम रखा, क्योंकि इसके द्वारा तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की रचना अर्थात निर्माण किया जाता है। अब उन्होंने, बोहर ने परमाणु कक्षकों के वितरण को कैसे समझाया, उसका एक तरीका हम आपको यहाँ पर बताने जा रहे हैं। आप लोग बहुत ध्यान देंगे और जो तरीका हम आपको बताएंगे उस तरीका को अगर आप अपनाते हैं तो आप बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना सीख जाएंगे। आज की क्लास में वीडियो को कट मत करिएगा, बिल्कुल पूरा वीडियो क्रमबद्ध तरीके से कंटिन्यूसली देखिए। ठीक है, लास्ट तक। और रेगुलर क्लास अब हम आप लोगों को देंगे। ठीक है, तो भारतवर्ष के जितने भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो सभी रेडी हो जाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच ये हमारी नॉलेज पहुंच पाए। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, आप क्या करेंगे? ऑफ-बाउ ने जो परमाणु कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों के वितरण का जो ग्राफ दिया वो क्या था, उसको आप कैसे बनाएंगे? ध्यान देंगे, ये जो सीक्वेंस है, तो आप पहले सबसे क्या करेंगे? एक गोला बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद फिर आप दो गोले बनाएंगे,
इसके बाद आप 3 गोले बनाएंगे, उसके बाद आप 4 गोले बनाएंगे, 4 गोले बनाएंगे, उसके बाद पुनः 4 बनाएंगे, पुनः 4 गोले बनाएंगे, इसके बाद आप 3 गोले बनाएंगे और उसके बाद आप 2 गोले बनाएंगे। इस तरह इतना काम आप पहले सबसे करेंगे और इसके बाद आप इस वाली लाइन में केवल यस भरेंगे, इसमें P, इसमें D और इसमें F। तो इसमें आप भरेंगे 1 यस, 2 यस, 3 यस, 4 यस, 5 यस, 6 यस, 7 यस। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर जब आप P भरेंगे तो ये आप नहीं करेंगे कि 1P से स्टार्ट करेंगे, 1P होता ही नहीं, 2 के सामने है तो 2P भरेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट गलती कर देते हैं, यहाँ से 1 से स्टार्ट किया तो यहाँ से भी 1 से ही स्टार्ट कर देते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से 2 से स्टार्ट करेंगे, 2P, फिर यहाँ क्या लिखेंगे 3P, फिर क्या लिखेंगे 4P, फिर 5P, इसके बाद क्या लिखेंगे 6P और इसके बाद 7P। अब यहाँ पर D भरा जाएगा तो यहाँ क्या लिखा जाएगा 3D, यहाँ 4D, यहाँ 5D, यहाँ 6D। तो 3 वाली लाइन में 3 ही होना चाहिए, बस इतना ध्यान रखिए। 2 वाले में 2 होना चाहिए। यहाँ पर क्या भरोगे 4F और यहाँ पर 5F। इतना काम आप लोग कर लेंगे। इसके बाद आप इस तरह से तिरछी लाइनें यहाँ पर ड्रा करेंगे। बहुत ध्यान से सुन लीजिए, तिरछी लाइंस को यहाँ पर ड्रा करेंगे। आज की क्लास में आप लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना सीखेंगे और साथ ही आप बाऊ नियम जो कि बोहर के द्वारा दिया गया, इसको भी अच्छी तरह से समझ जाएंगे कि ये नियम क्या होता है। ठीक है, इस तरह से आप इस तरह से बनाएंगे। ये बनाने का तरीका है। ठीक है, इस तरह से आप लोग बनाइए। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर एक एरो लगा दीजिए इस तरह से। ठीक है, और अब यहाँ से जो है इस तरह से इसको मिला देंगे, इस वाले कोने से इसको मिला देंगे, ऐसे ही इससे आप इसको मिला देंगे, ऐसे ही इससे आप किसको मिला देंगे, इसको मिला देंगे। इसी तरह से इसको कनेक्ट कर दीजिए, इस लाइन से आप इसको कनेक्ट कर दीजिए। ठीक है, इससे इसको कनेक्ट कर दीजिए इस तरह से, इस तरह से इसको कनेक्ट कर दीजिए। ठीक है, तो इस तरह से इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉनों को 1s में भरा जाएगा, फिर 2s में, फिर कहाँ आएंगे 2p में, फिर 3s में, फिर 4p, फिर 4s। इस तरह से आप बढ़ते चले जाएंगे और इलेक्ट्रॉनों को इसमें भरते चले जाएंगे। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर थोड़ा सा आप नियम को कैसे डिफाइन किया जाता है इसको समझ लेंगे। अगर यहाँ पर लिखा हुआ, हमेशा ध्यान रखो, इलेक्ट्रॉनों को निम्नतम ऊर्जा के कक्षकों में सबसे पहले भरा जाता है, यानी ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में भरते हैं। ध्यान देंगे, जैसे ये नाभिक होता है, नाभिक के चारों क्या होते हैं, कोष होते हैं, तो इसकी एनर्जी सबसे कम होती है, तो सबसे कम एनर्जी से भरना शुरू करते हैं, फिर यहाँ भरते हैं, फिर यहाँ भरते हैं, फिर यहाँ भरते हैं। तो अब ये तो सेल है, वहाँ पर, यहाँ पर सेल के अंदर सब सेल भी हैं, कोष के अंदर उपकोष भी हैं। तो इन उपकोषों में हम इलेक्ट्रॉनों को कैसे भरते हैं, इसी का एक जो सीक्वेंस है वो बोहर के द्वारा दिया गया, जिसे आबाऊ नियम कहा गया। और जिसमें उन्होंने क्या कहा, बहुत ध्यान से सुनेंगे, बहुत ध्यान से। एक ही लाइन का आबाऊ नियम है, बाकी आप लिखना चाहें तो कुछ भी लिख सकते हैं। जब परमाणु कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों को भरा जाता है तो इलेक्ट्रॉन निम्नतम ऊर्जा के रिक्त कक्षकों में क्रम से प्रवेश करते हैं। दैट मीन्स सबसे पहले सबसे कम ऊर्जा वाले कक्षक में, उसके बाद उससे ज़्यादा ऊर्जा वाले कक्षक में, उसके बाद उससे ज़्यादा ऊर्जा वाले कक्षक में, उसके बाद उससे ज़्यादा ऊर्जा वाले कक्षक में। तो यहाँ पर हम जरा देखेंगे आबाऊ नियम क्या है। तो जब अभी आप लोगों को सिखाते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे बनाया जाता है, लेकिन थोड़ा सा आबाऊ नियम को भी यहाँ पर देख लीजिए, क्योंकि उसी के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनेगा। जब परमाणु कक्षकों में, जब परमाणु कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों को भरा जाता है, इलेक्ट्रॉनों को भरा जाता है,
जब परमाणु कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों को भरा जाता है तो इलेक्ट्रॉन निम्नतम ऊर्जा के रिक्त कक्षकों में क्रम से प्रवेश करते हैं। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम आबाउ नियम कहते हैं, जो कि बोहर के द्वारा दिया गया। बार बार मैं बोहर का नाम ले रहा हूँ, क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं इस बात को लेकर के कि ये आबाउ नियम कोई आबाउ नाम का साइंटिस्ट रहा होगा जिसने दिया होगा, जबकि ऐसा नहीं है। ठीक है, आबाउ नियम किसने दिया? बोहर ने दिया। ठीक है, तो जब परमाणु कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों को भरते हैं तो इलेक्ट्रॉन निम्नतम ऊर्जा के रिक्त कक्षकों में क्रम से प्रवेश करते हैं, इसे ही आबाउ नियम कहते हैं। ये मिट गया, दिख रहा होगा आपको, परमाणु कक्षकों में। चलिए तो ध्यान दीजिए, तो जब परमाणु कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों को भरा जाता है तो इलेक्ट्रॉन निम्नतम ऊर्जा के रिक्त कक्षकों में क्रम से प्रवेश करते हैं, इसे ही आबाउ नियम कहते हैं। ठीक है, मतलब इसका क्या हुआ कि सबसे पहले सबसे कम ऊर्जा वाले में, उसके बाद उससे ज़्यादा ऊर्जा वाले में, और उसके बाद उससे ज़्यादा ऊर्जा वाले में, यानी ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में परमाणु कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों को भरा जाता है, और यही नियम आबाउ नियम कहलाता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं कि अब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे कैसे, बहुत ध्यान देंगे। ठीक है, अब यहीं से वीडियो को बिल्कुल कंप्लीटली सही तरीके से देखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, बिल्कुल कंटिन्यू देखते रहिए आप, और आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना सीख जाएंगे। अब ज़रा ध्यान दीजिए कैसे हम जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को बनाएंगे, अब हम इसकी चर्चा करेंगे। ठीक है, ध्यान देंगे। अब देखिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने के लिए आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि एस, पी और डी और एफ में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो हमेशा ध्यान रखें, एस जो उपकोष होता है उसमें केवल एक कक्षक होता है, जिसमें विपरीत चक्रण के अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो एस में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमेशा 2 होगी। पी जो उपकोष होता है उसमें हमेशा 3 कक्षक होते हैं, और एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होगी? 6 होगी। डी जो उपकोष है उसमें कक्षक होते हैं 5। ठीक है, और एक कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं? 2 आ सकते हैं, और जब 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं तो 5 कक्षक हैं, तो अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? 10 होगी। ठीक है, एफ उपकोष जो है उसमें कक्षकों की संख्या 7 होती है। ठीक है, और एक कक्षक में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? 2, तो 7 कक्षकों में कितने आ जाएंगे? 14 आ जाएंगे, 14। ठीक है, तो एस ऑर्बिटल में, एस उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होती है, पी उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 होती है, डी उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 होती है, और एफ उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 14 होती है। ये बात बहुत ध्यान रखनी है। ठीक है, हर बच्चे को ये बात बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है, तभी आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना सकते हैं। अब देखिए, तो एस में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2, यानी आप 3 नहीं कर सकते। अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हो? 2 इलेक्ट्रॉन। पी में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हो? 6 इलेक्ट्रॉन। डी में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हो? 10 इलेक्ट्रॉन। 10 से ज़्यादा नहीं भर सकते। 10 भर जाएं तो अगले कक्षक में चले जाइए, अगले उपकोष में चले जाइए। ठीक है, और एफ उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 14 हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती है। 15वां इलेक्ट्रॉन आए तो फिर अगले उपकोष में आप उसको भरेंगे। अंडरस्टैंड? अब देखिए, सीधे हम आते हैं अपने काम की बात करते हैं। अब देखो, जैसे मान लो आ गया एग्जाम में कि आपको 11 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना है। बहुत ध्यान दीजिएगा, आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना है कितने का? 11 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको बनाना है। तो 11 का अब आपको क्या करना है? इलेक्ट्रॉन को लड्डू मान लीजिए। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को क्या मान लीजिए? लड्डू मान लीजिए। और ये वो लोग हैं जो लाइन में खड़े हैं जिनको आपको लड्डू बांटने हैं। ठीक है, अब यहाँ से स्टार्ट करिए आप। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करिए और लड्डू बांटते चले आइए, और जब आपके लड्डू खत्म हो जाए वहीं पर रुक जाइए। और कुछ है ही नहीं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने में, इसके अलावा कुछ नहीं है। सिंपल तरीके से समझ लीजिए। ठीक है,
आपको बहुत ज़्यादा लोड दिमाग पर लेने की ज़रूरत नहीं है। सबसे ज़्यादा परेशान बच्चे रहते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने में, पूरा पूरा साल हो जाता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं बना पाते हैं। लेकिन आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को बहुत ही सरल तरीके से समझ जाएंगे, बहुत ध्यान दीजिएगा, ठीक है। एकदम फर्राटेदार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप बनाना सीख जाएंगे। बस आपको करना क्या है, सिंपल सी मैंने बात बता दी, केवल ये ध्यान रखिए कि किसके पात्र में कितने लड्डू आ सकते हैं, ठीक है। इसके कटोरे में कितने आ जाएंगे, 2 लड्डू आ जाएंगे। पी के कटोरे में अधिकतम 6 आएंगे, डी के कटोरे में अधिकतम 10 आएंगे, एफ के कटोरे में अधिकतम 14 आएंगे, इससे ज़्यादा नहीं आ सकते। अब बस आपको यहाँ से क्या करना है, आपको अब यहाँ पर देखिए आपको कितने लड्डू दिए गए, 11 लड्डू दिए गए। इलेक्ट्रॉन को हमने क्या मान लिया, लड्डू मान लिया, और ये सब वो कटोरा लिए खड़े हैं, ठीक है। अब 11 लड्डू आपको दिए गए, तो 11 लड्डू ही तो आपको बांटने हैं, और क्या करना है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में, इससे ज़्यादा कुछ है ही नहीं। ये लड्डू बांट दीजिए बस। अब देखो कैसे बांटोगे, 11 का बनाना है तो आप 1s, ये 1s है ना, तो यहाँ से करेंगे स्टार्ट। तो यहाँ पर क्या होगा, 1s और 2, जो इलेक्ट्रॉन हैं वो ऊपर लिख दिए जाएंगे। 1s में, s में अधिकतम कितने आ सकते हैं, 1s हो 2s हो, इस पूरी लाइन में जितने भी s हैं, s तो s है, उसमें 2 आएंगे अधिकतम, इससे ज़्यादा नहीं आ सकते। तो 1s 2 हो गया, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, कामा लगा दीजिए। फिर आप कहाँ जाएंगे, 2s में जाएंगे, तो 2s में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, 2 होगी, 2 लगा दीजिए। अभी हमारे पास 11 लड्डू हैं, ध्यान दीजिए, 2 हमने बांट दिए, फिर 2 हमने और बांट दिए। अब हम कहाँ जाएंगे, 2p में जाएंगे। अब 2p में कितने होते हैं, 6 होते हैं, 6 आ सकते हैं। अब जरा चेक कर लीजिए कितने लड्डू बांट चुके हो, तो 2 2 4 6 10, अंडरस्टैंड, 2 2 4 6 10, 10 आपने इलेक्ट्रॉन भर दिए, और आपके पास केवल कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 11 हैं। यानी आपके पास अब केवल 1 इलेक्ट्रॉन बचा है, जो कि कहाँ भरा जाएगा, 3s में भरा जाएगा। तो 3s, अब s में देखो बेटा आ तो 2 सकते हैं, लेकिन हमारे पास क्या बचा है, केवल 1 ही बचा है। अब किसी के पात्र में, कटोरे में 2 लड्डू आ सकते हैं, लेकिन हमारे पास केवल लड्डू 1 ही बचा है, तो हम 2 लाएंगे कहाँ से। तो यहाँ पर आप 1 लिख दीजिए, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। बाद में आप क्या करिए, कॉमन ले लीजिए, जैसे ये 2 वाले अलग अलग लिखे हैं, इनको इकट्ठा लिख दीजिए। तो आप क्या लिखेंगे, 1s2 कामा 2 इसमें भी, 2 इसमें कामन ले लो, 2s2 और p6, 2s2 और p6 आ गया, और ये क्या हो गया, 3s1, ये 11 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। बताइए भाई क्या कठिनाई है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने में, इतना सरल है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना कि बहुत ही ज़्यादा सरल है, लेकिन पूरे वर्ष बहुत सारे बच्चे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं बना पाते हैं, क्योंकि वो सही तरीका नहीं समझते हैं, ठीक है। अब सही तरीके से समझोगे तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आसानी से बना पाओगे। तो 1s2, 2s2, p6, 3s1 हो गया। अब ऐसा कॉमन क्यों ले लेते हैं, इसलिए ले लेते हैं जिससे हमें कोष अलग अलग दिखाई दें। देखो जैसे ये पहला कोष है, ये दूसरा कोष है, ये तीसरा कोष है, ठीक है ना। तो कोष अलग अलग दिखाई दें, इसलिए हम क्या करते हैं कि ये कॉमन लेकर के जो एक ही कोष के जो उपकोष होते हैं उनको इकट्ठा करके लिख देते हैं, अंडरस्टैंड। अब देखो अगला देखते हैं, जैसे मान लीजिए आ गया आपको 17 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना है, तो आप इसका मतलब क्या, आपको 17 लड्डू बांटने हैं। अब लड्डू भी अगर नहीं बांट पाओगे तो क्या करोगे ज़िंदगी में, लड्डू तो बांट ही सकते हो कम से कम। तो आपको क्या करना है कि अब पहले आपको 11 लड्डू दिए गए थे बांटने को, तो आपने इस तरह से बांट दिए। अब आप 17 लड्डू दिए गए, 17 बांट दीजिए, क्या दिक्कत है। 1s में कितना आएगा, 2 आ गया। फिर कौन आ गया इसके बाद में, 2s आएगा, 2 हो गया, ठीक है। इसके बाद में कौन आएगा, 2p आएगा, 2p में 6 हो गया। फिर कौन आएगा, 3s आएगा, 3s में कितना हो गया, 2 हो गया। 3s के बाद कौन आएगा, 3p आएगा, कौन आएगा, 3p आएगा। अब 3p में कितने बचे हैं पहले ये देख लो, 2 2 4 6 10 2 12 इलेक्ट्रॉन बढ़ चुके हैं। अब हमारे पास कितने, 17, तो केवल 5 बचे हैं, तो 12 5 17 ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर कॉमन ले लीजिए और इनको इकट्ठा कर दीजिए, ये 2 वाला है और ये 2 वाला है, इनको इकट्ठा कर दीजिए। ये 3 वाला है और ये 3 वाला है, इनको इकट्ठा कर दीजिए। तो आपको क्या करना है, लड्डू बांट के सबको इकट्ठा कर देना है, ठीक है, कि भाई लड्डू खा लिए, आप लोग इधर बैठ जाओ, आप लोग इधर बैठ जाओ, सबको
बैठाल देना कुर्सियों पर, ठीक है ना। लड्डू बांट के इकट्ठा करना, यही तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना है, और क्या है इसमें, ठीक है। रटना बिल्कुल भूल जाओगे, जुड़े रहिए आप हमारे साथ, और आगे भी आपको लगातार लेक्चर मिलते रहेंगे, ठीक है। तो 1s2, इसके बाद हम आप लोगों के लिए अभी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बता रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में भी कई तरीके के हैं, वो भी आपको बताएंगे। बहुत सारे यहाँ अलग टाइप की भी चीज़ें हैं इसमें, अभी तो सिंपल टाइप बता रहे हैं, तो वो वाली बातें भी बताएंगे। इसके बाद क्वांटम संख्याएं निकालना भी बच्चों को बहुत नहीं आता, बहुत सारे बच्चों को नहीं आता है, पूरे साल सीखते रहते हैं लेकिन नहीं आता है। लेकिन आप पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब बनाना सीख जाएंगे तभी आप क्वांटम संख्याएं कर सकते हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीखना बहुत ज़रूरी है। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीख लिया तो मैं आपको 2 मिनट में क्वांटम संख्या निकालना सिखा दूंगा, ठीक है। बिल्कुल, आप पहले सबसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीख लीजिए, इसीलिए इसमें मैं ज़्यादा टाइम भी दे रहा हूँ। तो 1s2 और फिर क्या करिए 2s2p को इकट्ठा कर दीजिए, 2s2p6, फिर 3s2p5, ये हो गया किसका, 17 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। 2 2 4 6 10 2 12 5 17। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, लड्डू बांटो और सबको इकट्ठा कर दो, ठीक है। तो लड्डू बांटिए, इकट्ठा कर दीजिए। अब देखिए, चलिए अलग टाइप का एक ले लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर ले लिया हमने 28 का, आपको 28 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना है। किसका बनाना है, 28 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना है। तो आप कैसे बनाएंगे, ध्यान देंगे। 28 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे बनाएंगे 28 का मतलब क्या हुआ, आपको 28 यानी 28 लड्डू बांटने को दिए गए हैं, तो 28 लड्डू बांट दीजिए और इकट्ठा कर दीजिए। तो यहाँ पर क्या आएगा 1s2, फिर क्या आएगा 2s2p6। ओहो, मैं तो डायरेक्ट ही करने लगा, अभी आप लोगों को डायरेक्ट नहीं करना आएगा, आगे बताएंगे डायरेक्ट भी कैसे कर सकते हैं। तो 1s2, इसके बाद क्या आएगा, फिर आएगा 2s2 तो आ ही गया, फिर 2p आएगा, 2p6, फिर कौन आएगा 3s2, फिर कौन आएगा, फिर आएगा 3p6, ठीक है। फिर कौन आएगा 4s2, और 4s2 के बाद कौन आएगा 3d आएगा, 3d। अब d में कितना बचा है ये देख लिया जाए। तो 2 2 4 6 10 2 12 6 18 और 2 20, और यहाँ पर कितना बचा है 20 तो हमने बांट दिए। अब हमारे पास 28 लड्डू थे तो कितने बचे हैं 8, तो 8 यहाँ पर आ गए, क्योंकि डी में अधिकतम 10 आ सकते हैं, तो 8 तो आ ही जाएंगे, ठीक है ना। बात समझ में आ गई। अब आपको क्या करना, बस इकट्ठा कर देना, कॉमन लेकर के, कॉमन ले लीजिए। कॉमन लेने के लिए आपको क्या करना है 1s2, 2s2p6, 2s और 2p, इनको इकट्ठा कर दिया। अब 3 वाले कौन कौन है, एक ये है, एक ये है, और एक लास्ट में ये है। तो यहाँ पर देखिए 3s2p6 d8, अंडरस्टैंड। तो इस प्रकार से 1s2, 2s2p6, 3s2p6 d8। अब कौन बचा 4s बचा, 4s2, ये हो गया आपका 28 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, अंडरस्टैंड। अब जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पर 3d हमेशा 4s के बाद आता है। 3d किसके बाद आता है, 4s के बाद आता है। ये बात ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये बात जब हम लोग क्वांटम संख्या निकालेंगे तब वहाँ पर बहुत काम आएगी कि अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है। जब पूछा जाता है क्वांटम संख्या निकालते समय तो वहाँ पर ये प्रॉब्लम आती, कई बच्चे इसको अंत में ये लिखा है तो लिख देते हैं कि 4s में जा रहा है, बट ऐसा नहीं है। ऐसा इलेक्ट्रॉन विन्यास देखने में आपको लगेगा कि 4s में जा रहा है, बट इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है 3d में जाता है। कॉमन लेने की वजह से कि कोष अलग अलग दिखाई दें। अब इसमें होता क्या है, ये पहला कोष, दूसरा कोष, तीसरा कोष, चौथा कोष, एक कोष के हिसाब से अरेंज हो जाता है, इसलिए हम इसको इस तरह लिख देते हैं। लेकिन जो ऊर्जा का जो क्रम है वो यही है, 4s के बाद हमेशा 3d में इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो अंतिम इलेक्ट्रॉन हमेशा यहाँ होता है, ना कि यहाँ। ये ध्यान रखेंगे, अंतिम इलेक्ट्रॉन यहाँ होता है। ये बात क्वांटम संख्याओं में काम आती है, वहाँ पर बच्चे अक्सर गलती कर देते हैं। जब हम अंतिम इलेक्ट्रॉन वहाँ पर पूछते हैं, ज़्यादातर अंतिम इलेक्ट्रॉन की क्वांटम संख्या निकालने को आती है, तब वहाँ पर प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप 28 का इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना लिए। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब आपके लिए हम क्या कर रहे हैं इसको समझें। आप करेंगे क्या, जो हम बता रहे हैं उतना काम करिए। जब आप उतना काम कर लेंगे तब आपको आगे की बात बताएंगे, तब आपको समझ में आएगा। पहली बात तो ये
कि आप लोग क्या करिए कि 1 से लेकर के 30 तक के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना लीजिए, बल्कि 36 तक बना लीजिए। इसमें आप क्या करना, इसमें एक 24 आएगा और एक 29 आएगा। इसको आप अभी मत बनाइएगा, ये अगर बना पाते हो तो बना लीजिए। ये हम आपको कल के क्लास में बताएंगे, नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। ये बात नेक्स्ट क्लास में आपको बताई जाएगी कि 24 और 29 में क्या होगा। 24 और 29 में ये सीक्वेंस काम नहीं आता है, ठीक है। आपको वहाँ पर ये थोड़ा सा अलग टाइप का है 24 और 29 में। ये बात हम आपको अगले क्लास में बताएंगे। पहले आप 1 से लेकर 36 तक इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना सीख लीजिए। तो आप लोग घर पर क्या करेंगे आज की क्लास में, क्लास के बाद, इस क्लास के बाद जो आप 1 से लेकर के 36 तक के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बिल्कुल इसी तरह से बनाएंगे। नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताएंगे कि इस तरह के जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होते हैं उनको आप कैसे बना सकते हैं, ठीक है। 24 और 29 यानी जब डी में 4 आएंगे या 9 आएंगे, 24 में 4 आएंगे, 29 में 9 आएंगे, ये बात हम आपको बताएंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। एक बात तो ये, दूसरी बात ये है कि अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने को एग्ज़ाम में आता है तो आप क्या इतना बड़ा ये डायग्राम बनाएंगे, तो आपका बहुत सारा टाइम स्पेंड हो जाएगा। इसलिए आपको ये ना बनाना पड़े, यानी आपको ये भी नहीं बनाना है, आपको कॉमन भी नहीं लेना है, आपको डायरेक्ट इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने। अब आप डायरेक्ट इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे बना सकते हैं, यानी इसके बनाए बिना इसी को बना दिया डायरेक्ट, जो कॉमन वाला है, लास्ट वाला जो सेकंड वाला है, आप डायरेक्ट उसको कैसे बना सकते हैं, अगले क्लास में हम इसकी भी चर्चा करेंगे। यानी आपको अगले क्लास में ये बताया जाएगा कि आप इस चित्र के बिना कॉमन लिए डायरेक्ट इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे बना सकते हैं। तो अगली वीडियो का इंतज़ार करिए, आप लोग ये वीडियो देखिए और अगले क्लास में, अगली वीडियो में हम आप लोगों के लिए ये तरीका बताएंगे कि आप बिना डायग्राम के, ये डायग्राम देखने की कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है। ऐसा तरीका बता देंगे कि आपको ना तो ये डायग्राम देखना पड़ेगा, ना ही आपको कॉमन बाद में लेना पड़ेगा, डायरेक्ट कॉमन वाला ही आप बनाएंगे, ये वाला डायरेक्ट बनाएंगे, ठीक है। जो हमने बाद में कॉमन लिया उसको आपको बाद में लेने की ज़रूरत नहीं, सीधे आप बनाएंगे डायरेक्ट इसको। तो डायरेक्ट हम कैसे बना सकते हैं, तो इसके लिए हमारी अगली वीडियो का वेट करिए, ठीक है। अगली वीडियो में हम आपको बहुत वेट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब हम रेगुलर क्लास ही आपको दे रहे हैं, तो आप निश्चिंत रहें, बिल्कुल आप अच्छे से बनाना सीख जाएंगे। तो अगले क्लास में हम 2 बातों पर चर्चा करेंगे, इसलिए अगले क्लास को देखना मत भूलिएगा। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, अपने साथियों को शेयर कर दीजिए। पूरे भारतवर्ष के जितने भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो सभी चैनल सब्सक्राइब कर लें, और अब आपको रेगुलर क्लास यहाँ पर मिलने जा रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आप बिना चित्र के, बिना कॉमन लिए आप कैसे बना सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास डायरेक्ट, और 24-29 का या फिर ऐसे और भी जो भी एलिमेंट हैं जिनमें डी में 4 या 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उनमें हम उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम कैसे बनाते हैं, इसकी चर्चा हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने अगले क्लास में, और क्लास को ज्वाइन ज़रूर करिएगा, वीडियो को ज़रूर देखिएगा। ये वीडियो आपने पूरा देखा ही है तभी आप यहाँ तक पहुँचे हैं, ठीक है। और अगले वीडियो को देखना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल।